टेस्ट हुआ था स्कूल में, यहाँ टेस्ट है। हेलो, आवाज आ रही ना? अभी लोग आई नहीं हुई? हाँ सर, आवाज आ रही है। वैष्णवी आ गई है। वैष्णवी आ गई है? वैष्णवी, हाँ सर। जब तुम लोग आया करो ना तो एक बार जरा बता दिया करो कि आई एम प्रेजेंट, ठीक है? हाँ सर, ठीक है सर। हाँ सर। आज मैंने खत्म कर दिया था रेडिएशन, कल है ना? हाँ कल सर। रेडिएशन उसके 2 सवाल करने को दिए थे। हाँ सर। विश्वास है नहीं किए होंगे? क्यों? हाँ सर। विश्वास है कि नहीं किए होंगे तुम लोगों ने? सर ट्राई किया था, मुझे फर्स्ट वाला तो नहीं आया। तुम्हें पलक? सर मुझे ही। अच्छा, और वैष्णवी तुम्हें? सर मैंने वो आपको क्वेश्चंस मांगे थे, वो आपने मतलब मेरे को पहला वाला क्वेश्चन दिया था, लेकिन वो दूसरे वाले मैंने लिख नहीं पाई थी कल। आज मैंने भेज दिया ना भी। हाँ सर, वो मैंने लिखा था, लेकिन वो उसके अलावा आपने 2 क्वेश्चन दिए थे, वो मैंने लिख पाई थी होमवर्क के लिए। लिख लिए थे क्या वो क्वेश्चन? पलक, हाँ सर। तुमने हाँ लिख लिए सर। थे कल वो 2 क्वेश्चन जो दिए थे वो लिख लिए थे तुमने? सर मैंने फर्स्ट वाला लिख लिया था, दूसरे में शायद मीटिंग एंड हो गई थी, दूसरा मैं आधा ही लिख पाई थी, दूसरा कंप्लीट नहीं हुआ मेरा भी। स्पर्श आ गए क्या? नहीं सर। अभी 2 जने हैं, ठीक है। हाँ सर। चलो मैं करवा दूंगा, है, डोंट वरी, हाँ ठीक है? सर। तो हाँ अभी तुम ट्राई कर लेना, मैं पूरा क्वेश्चन बता दूंगा, है ना? तो पूरा क्वेश्चन हाँ नोट कर सर। लेना, ठीक है? लास्ट में हाँ आज स्टार्ट करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है? हाँ। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बाद हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? हाँ सर। हाँ तो सर। सबसे पहले अगर हम गैस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि सॉलिड जो होता है या जो लिक्विड होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं ना? हाँ सर। लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स। वॉल्यूम क्या होता है इसका? फिक्स होता है। और इनके मॉलिक्यूल क्या है? अरेंज होते हैं, होते कि नहीं? हाँ सर। और जो गैस होती है, गैस को अगर किसी भी कंटेनर में या अपने रूम में छोड़ दो तो पूरे रूम के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है कि नहीं? हाँ सर, कर लेती है। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? गैस के बारे में। गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल कितना होता है? ज्यादा होता है। अरे 0 होता है भाई। अगर फोर्स लग रहा होता मॉलिक्यूल के बीच में तो ठीक है ना, वो फ्रीली थोड़ी भाग सकते थे। होता है इसमें, हाँ। गैस में मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होता है? 0 होता है। तभी इसका ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है? हाँ सर। इसका वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता है, जिस स्पेस में छोड़ी जाएगी पूरे स्पेस को गेन कर लेगी। इसमें जो लिक्विड में फोर्स है, जो लिक्विड का फोर्स होता है, दैट इज लेस देन द फोर्स इन सॉलिड। एफएस का है फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स किसमें होता है? सॉलिड में। किसमें होता है अभी? सॉलिड में होता तो है। सॉलिड सॉलिड में। का वॉल्यूम और शेप, वॉल्यूम एंड शेप बोथ आर फिक्स्ड इन सॉलिड। इसमें वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप जिस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर के शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा, हाँ है ना? सर। क्यों भाई? लिक्विड अगर मान लीजिए पहले किसी छोटे कंटेनर में है, कप में है, तो उसमें आपने भगोने में डाल दिया तो वॉल्यूम तो उतना ही है, लेकिन उसने शेप किसका ले लिया है? कंटेनर का। हाँ।
और गैस में ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है, यानी जिस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर को पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम हाँ इज सर। नॉट कांस्टेंट इन अ गैस, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स नेग्लिजिबल होता है। समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ हाँ सर, आ सर। रहा है। तो अब हमें किसके बारे में स्टडी करनी है? गैस। गैस के बारे में। तो सबसे पहले गैस को डिफाइन करना पड़ता है। ये क्या रैंडम मोशन है कि ये रैंडम मोशन है ना? हाँ सर, चाहे हाँ जिस सर। डायरेक्शन में जा रहा है हाँ ये सर, मॉलिक्यूल गैस के चाहे जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, हाँ क्या हाँ हमारी सर। मर्जी, क्या हमारी मर्जी से जा रहे हैं? सारे डायरेक्शन में जा रहे हैं। रैंडम मूव कर रहे हैं ना। हाँ सर, रैंडमली मूव कर। चलिए गैस को डिफाइन कर लेते हैं। तो लिखिएगा, लिखिएगा गैस। गैस होती क्या है? ये बना लिया आपने? हाँ सर, ठीक है। गैस के बारे में, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री मॉलिक्यूल्स, कलेक्शन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लार्ज कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ। लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। लार्ज मॉलिक्यूल नहीं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल नहीं है कोई, हाँ सर। लार्ज नंबर है, ज्यादा मॉलिक्यूल। क्लियर है? हाँ सर। लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब ब्राउनियन, कभी टकरा के इधर भग गया, कभी टकरा के इधर भग गया, कभी टकरा के इधर भग गया, तो ब्राउनियन मूवमेंट कहलाता है। ठीक है। रैंडम के आगे चाहे आप लिख देना ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन, लिख लिया। हाँ सर। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है, इसमें इसी गैस के बिहेवियर के बारे में पढ़ना है। तो लिखिएगा केटीजी, शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं, केटीजी। लिख लिया? हाँ सर। आप थोड़ी थ्योरी लिखवाई जाएगी तो समझाता जाऊंगा ना। हाँ सर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में लिखो एनालिसिस एंड बिहेवियर, एनालिसिस एंड बिहेवियर of these molecules, गैस के मॉलिक्यूल में, of these molecules are studied in KTG। बात समझे? इन गैस के मॉलिक्यूल का बिहेवियर, इन गैस के मॉलिक्यूल का बिहेवियर जिस चैप्टर में हम पढ़ते हैं उसको केटीजी कहते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। अब देखिए, जनरली कोई भी गैस रियल गैस, आइडियल गैस नहीं होती, लेकिन आइडियल गैस की डेफिनेशन लिख लो। आइडियल गैस, जो हम थ्योरी बता रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, दैट इज ट्रू ओनली फॉर आइडियल गैसेस। किसके लिए ट्रू है? सिर्फ आइडियल के लिए। केवल आइडियल। तो इसके बारे में प्रॉपर्टी है जिसको मैं समझाता जाऊंगा, पढ़ाता जाऊंगा। ठीक है। टू एनालाइज केटीजी, टू एनालाइज केटीजी, केटीजी समझ गया ना? हाँ सर। एनालाइज केटीजी, वी डिफाइन सर an केटीजी ideal, we define an ideal gas the assumptions, जो सोचे गए हैं, जो माने गए हैं। दिखती तो है नहीं गैस, कोई मॉलिक्यूल दिखता तो है नहीं, है ना? हाँ सर। the assumption taken for a gas, the assumption taken for a gas to be ideal are called postulates of KTG। इसका मतलब समझिए आप, ये जो एजम्पशन लिखाए जा रहे हैं किसी गैस के लिए, अगर वो सही है तो उसको हम आइडियल गैस कहते हैं। ठीक है। हाँ सर। तो पहला पोस्टुलेट लिखो, the size of a gas molecule is negligible। नहीं समझ में आया? आ गया सर। मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है,
VC लिख रहा हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कंटेनर। इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल है, ये क्या है भी? गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल। अब मान लीजिए आपके पास n गैस मॉलिक्यूल है, कितने हैं? एन गैस मॉलिक्यूल्स। अब हर गैस के वॉल्यूम, हर गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम मैंने मान लिया n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। समझ में आया? इसके अंदर n मॉलिक्यूल है, हाँ सर। एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इंटू n कर दो तो टोटल गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम आ गया। हाँ सर। दैट इज मच 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 स्मॉलर देन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यानी जिस कंटेनर में वो रखी हुई है उस कंटेनर के वॉल्यूम से बहुत कम है। हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर। क्या मानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। क्लियर? हाँ सर। तो अगर हम ये देखें, वैसे अगर हम देखें कि वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, हेलो, हाँ सर। वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ये वन मॉलिक्यूल है, ध्यान रखना, मैंने वन मॉलिक्यूल लिखा ना, वॉल्यूम हाँ ऑफ वन सर। मॉलिक्यूल, इसको मैंने Vm मान लिया। तो जो गैस है, जो फ्री स्पेस है, उसका वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम है, और ये क्या है? नेग्लिजिबल है। ये क्या है? ये क्या माना मैंने? नेग्लिजिबल। क्या माना ये? नेग्लिजिबल। यानी जो आपका मॉलिक्यूल ने वॉल्यूम घेर रखा है, मान लो 10 चींटी हैं आपके रूम में, कितनी है? 10। और 10 चींटी को एक जगह इकट्ठा कर दिया कोने में, तो उन 10 चींटी का वॉल्यूम क्या इस रूम के वॉल्यूम के कंपेयर में नेग्लिजिबल है कि नहीं है? हाँ सर। है सर। समझ में आया? तो ये क्या है भी? नेग्लिजिबल है। तो जनरली जो वॉल्यूम होता है गैस का, उसको किसके बराबर लेते हैं? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यानी जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम माना जाए। नहीं आया समझ में? सर, हाँ बोलो। जो आपने चींटी वाला एग्जांपल दिया, तो इसके अकॉर्डिंग चींटियों का वॉल्यूम और उसका रूम का इक्वल रहेगा? कहाँ से इक्वल हो जाएगा? तुम्हारे घर में 10 चींटी घूम रही है और तुम्हारे रूम कितना बड़ा है, उस 10 चींटी को तुमने एक जगह इकट्ठा कर दिया तो कोने में आ जाएगी ना वो, तो जरा सी, हाँ सर। उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो गया ना। हाँ। तो उस समय जो एम्प्टी स्पेस है जिसमें पूरी गैस घूम रही है, पूरी गैस घूम रही है, वो हाँ कंटेनर सर। के बराबर है, यानी मॉलिक्यूल जो है उनका वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल है। तो और गैस तो पूरे चैम्बर में है ना, हाँ सर। गैस तो पूरे चैम्बर में है ना, नहीं हाँ समझ में आया? सर। तो जो गैस पूरे चैम्बर में है, तो पूरे चैम्बर का जो वॉल्यूम होगा, पूरे सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, वो गैस का वॉल्यूम माना जाएगा। मतलब गैस का वॉल्यूम केवल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नहीं होगा। समझ ओके में आया? सर। अरे तुम एक सेंट की शीशी ली जरा सी, ठीक है, हेलो हाँ सर। हेलो, सेंट है ना, सेंट, हाँ सर। उस सेंट का हमने पूरे बड़े से रूम में जरा सा स्प्रे किया, क्या पूरे रूम में उसकी फ्रेग्रेंस आ जाती कि नहीं आ जाती? हाँ सर। तो आ जाती है सर। उसमें क्या पूरे मॉलिक्यूल पूरे रूम को घेर रहे हैं कि पूरे रूम में फैल गए हैं? फैल गए सर। तो इसका मतलब है उसने पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लिया ना। हाँ सर। तो उस फ्रेग्रेंस का वॉल्यूम क्या वही होगा जो रूम का वॉल्यूम है? हाँ सर। ठीक है, ठीक है कि नहीं? हाँ सर। आ गया समझ में? तो जब भी आपको कोई कंटेनर दिया है उसके अंदर अगर गैस भरी है, इसका मतलब है उस कंटेनर का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम है। याद रखोगे? हाँ सर। क्या बोला मैंने? एक बार वैष्णवी तुम रिपीट करो।
तो जो गैस का वॉल्यूम रहता है मतलब रहता है वो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम के इक्वल रहता तो जिस कंटेनर में गैस को भरा हुआ है उस कंटेनर का वॉल्यूम और गैस का वॉल्यूम बराबर होगा। क्लियर है? हाँ सर। दूसरा पॉइंट लिखो। देखो, जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो डिसऑर्डर्ड मोशन में होंगे। क्या होंगे? डिसऑर्डर मोशन। तो ये मॉलिक्यूल अभी मैं समझाऊंगा, जब मोमेंटम तो लोगों पढ़ाऊंगा ना आईटी के लेवल से, तब समझ जाए। जैसे ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है, टकराएंगे भी ना? हेलो, टकराएंगे ना? हाँ सर। These molecules कोलाइड करते हैं। मान लीजिए इसके अंदर भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, मूव कर रहा है ना ये, और इसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं होगी भी? होगी सर। अरे जब कोई मास मूव करेगा, स्पीड v होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है ना? हाँ सर। तो ये मॉलिक्यूल जब टकराएंगे, टकराने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है दोनों की मिला के, और टकराने से पहले जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर होती है। क्या होती है? इक्वल। हाँ, ये हो सकता है कि भाई मान लो एक मॉलिक्यूल ऐसे आया था, एक मॉलिक्यूल ऐसे आ रहा था, और टकरा के ये इधर भाग गया और ये इधर भाग गया। ठीक है? हाँ सर। लेकिन उनकी जो टोटल एनर्जी टकराने से पहले है और टोटल एनर्जी टकराने के जो बाद है वो बराबर होगी। ठीक है? एनर्जी of the colliding molecule before collision and energy of the molecule after collision will be same. अब समझ में? हाँ सर। अच्छा, जब ऐसा कोलिजन होता है तो उसको परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन। क्योंकि नो एनर्जी इज लॉजिंग, कोई एनर्जी लूज नहीं हो रही। ठीक है? नहीं होगा। हाँ सर। लिखिएगा, दो लाइनें लिखिएगा। ऑल मॉलिक्यूल ऑफ गैस कोलाइड इलास्टिकली विद ईच अदर। इलास्टिकली समझ गया ना? हाँ सर। collides with each other as well as walls of the container. जैसे कंटेनर में भरा हुआ है आपने, ये कंटेनर है। क्या है ये? कंटेनर। अब कुछ मॉलिक्यूल इस कंटेनर की दीवार से भी टकराएंगे, नहीं टकराएंगे? ऐसे भी टकराएंगे, ऐसे मुड़ जाएंगे। और कुछ मॉलिक्यूल आमने आपस में भी टकराएंगे, नहीं टकराएंगे? हाँ सर। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल है they collide elastically with each other and also collide with the walls of the container. ये क्या है? वॉल्स है ना कंटेनर की? हाँ सर। क्या लिखा आपने? All molecules of gas collide elastically, यानी no energy loss, as well as they collide with the walls of the container. ठीक है? लिख लिया? हाँ सर। सर, हाँ बोलो। इलास्टिकली वर्ड को एक बार और डिफाइन कर दीजिए। इलास्टिकली का मतलब है कि अगर दो बॉडीज टकराती हैं, हाँ टकराने सर। से पहले जो उनकी एनर्जी होती है, हाँ टकराने सर। के बाद जो एनर्जी होती है, अगर बराबर है। मान लो एक बॉडी रेस्ट पर है, हाँ एक बॉडी सर। किस पर है और एक बॉडी रेस्ट रेस्ट पर। पर। मान लो इसकी वेलोसिटी v है, इसका मास m1 है, हाँ सर। इसका m2 मास है और ये रेस्ट पर। समझ में हाँ आया? सर। किस पर है? रेस्ट। रेस्ट पर है। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है रेस्ट वाले की? 0। और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ हाफ mv²। m1v² है कि नहीं? हाँ सर। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की दिस प्लस दिस, हाँ हाफ सर। m1v1। ठीक है? हाँ सर। समझ आ रहा? अच्छा, टकराने के बाद मान लो ये m1 वाला चलने लगा v1 से, हाँ सर। और m2 वाला जो पहले रेस्ट पर था वो v2 से चलने लगा। हाँ सर। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? हाफ m1v1² हुई कि नहीं? हाँ और सर। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? हाफ m2v2²। यानी जो पहले जिसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, अब क्या हाफ m2v2² हो गई? हाँ सर। इसका मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो गई? हाफ m1v1²। क्यों भाई? हाँ सर। हाँ सर। प्लस प्लस
अरे हाफ दोनों की m2 काइनेटिक v2 एनर्जी मिला के इतनी हो गई ना, हाँ सर। और जितनी ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है अगर वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है तो ऐसे कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। क्या ओके कहेंगे सर, बेटा? थैंक्स। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर, अच्छे से आ गया। हाँ, और दूसरी बात है कि जब कोलिजन होता है तो मोमेंटम कंजर्व होता है। पहले मोमेंटम इसका कितना है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी। ठीक है? तो ये इनिशियल मोमेंटम है, केवल इसके अंदर है। हाँ सर। और बाद में फाइनल मोमेंटम कितना है? फाइनल मोमेंटम m1v1 प्लस है m2 ना, v2। और प्लस m2v2। हाँ ध्यान सर। रखना, कोलिजन चाहे इलास्टिक हो या ना हो, मोमेंटम तो हमेशा बराबर होगा। यानी इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम होगा, चाहे कोलिजन इलास्टिक हो या ना हो। लेकिन अगर वो इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी भी बराबर होगी टकराने और टकराने के बाद। समझ में आया कि ओके नहीं सर। आया? हाँ क्लियर सर। है? मोमेंटम तो हमेशा बराबर रहेगा, टकराने से पहले और टकराने के बाद, चाहे कोलिजन इलास्टिक हो या ना हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, हो गया। अभी तीनों आ गए कि तुम ही दोनों हो गई? सर दोनों ही है। हैं? नहीं सर, तीनों आ गए हैं। भैया स्पर्श, हेलो, यस सर। अपनी प्रेजेंस तो शो कर दिया करो यार। क्लास के अंदर अटेंडेंस लगती है ना आपके स्कूल में, लगती है कि नहीं? जी सर। यहाँ पर हम अटेंडेंस तो लेते नहीं, अब ये बता दियो सर आई एम प्रेजेंट या गुड इवनिंग कर दो, समझ जाएंगे, है ना? ठीक है, जी सर। मैं तीनों से बोल रहा हूँ, तीनों आए तो सबसे पहले किसी भी तरह मुझे प्रेजेंस शो कर दो, ठीक है? ठीक है ना? हाँ सर। जी सर। हाँ सही, उससे सही था मुझे पता ही चला, क्योंकि ये मैं इस तरह सेटअप कर रखा है कि मुझे मोबाइल पे दिखता ही नहीं है। मैं नीचे पढ़ाता रहता हूँ, ऊपर रखा है मोबाइल जूम के लिए, ठीक है? हाँ सर। चलिए आगे बढ़े। यहाँ तक समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? यस हाँ सर। सर तो आ नीचे गया। कर देना, नीचे हाँ कर देना। सर, आ गए। अब सुनो, अब ये कोलिजन जो होता है, ये कोलिजन अभी मैं इतना ही लिख रहा हूँ। जब कोलिजन का मतलब बहुत गहरा होता है, लेकिन अभी मैं इसको इतना ही बता रहा हूँ। कोलिजन में या तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा अभी? मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल से टकराएगा, टकराएगा पूरा लिखना। या मॉलिक्यूल विद कंटेनर वॉल्स, आप दूसरे में लिखना मॉलिक्यूल विद कंटेनर वॉल्स। लिख लिया? लिख लिया? कोलिजन में या तो मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल टकराएगा या मॉलिक्यूल विद कंटेनर वॉल्स। लिख लिया? हाँ सर। यस सर। नीचे एक लाइन और लिख लो। अब जब कोलिजन होता है, क्या होता है जब? क्या होता है जब? हेलो, कोलिजन। कोलिजन। मान लो इस मॉलिक्यूल का मास m है और इसकी वेलोसिटी कितनी है? v। तो इसका मोमेंटम कितना है? pi m into v। m/2। ये टकराते समय है ना, हाँ सर। और टकराने के बाद जब ये लौटा तो वेलोसिटी इसकी पलट जाती है। तो फाइनल मोमेंटम कितना हुआ? माइनस एम v, क्योंकि मोमेंटम डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव माना है तो राइट टू लेफ्ट क्या मानेंगे? क्या नेगेटिव। मानेंगे? राइट। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज को लिखते हैं डेल्टा, डेल्टा पी ऑफ मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम टू मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मोमेंटम कितना चेंज हुआ? पी एफ माइनस पी आई, यानी माइनस 2mv हो गया। क्या हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। हाँ सर। दिस माइनस दिस करो तो माइनस mv, और माइनस mv कितने हो जाएंगे माइनस के? -2mv। अच्छा, डेल्टा पी टू वॉल, यानी जितना मॉलिक्यूल के मोमेंटम में चेंज आया उतना वॉल्स को ट्रांसफर हो गया होगा। किसको ट्रांसफर हो गया होगा? वॉल्स को। यानी वॉल्स को ट्रांसफर किस डायरेक्शन में होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। जबकि हाँ सर। मॉलिक्यूल को कहाँ होगा? नेगेटिव एक्स में। नहीं आया समझ में? माइनस साइन क्या बता रहा है? कहाँ की तरफ है? नेगेटिव एक्स। राइट टू लेफ्ट। और वॉल्स पे कहाँ की तरफ है? पॉजिटिव एक्स। अच्छा ये बताओ,
अगर मैं जमीन पर बॉल पटकता हूं तो क्या बॉल ऐसे बाउंड हो जाती? हाँ हाँ सर। सर। क्योंकि ये दीवार, ये जमीन जो है, क्या इस बॉल पर फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही है? हाँ सर लगा रही है। तो ये बॉल क्या दीवार पर नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है? हाँ सर। तो सर ये जब ये फोर्स लगा रही है तो क्या प्रेशर भी होगा? अरे ये फोर्स है ना, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? हाँ सर। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। बताया था ना प्रेशर। तुम तो ऐसे बोलते हैं जैसे बहुत स्ट्रेंथ, बहुत वैसी चीज पूछ ली हूं मैंने कि जो कभी सुनी नहीं है आज तक। नहीं हेलो। सर, बताया था। हाँ, तो ये फोर्स दीवार पर, सॉरी, इस जमीन पर कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। और बॉल पे कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। लगेगा कि सर। नहीं? और हाँ ये सर। वाला फोर्स जो जमीन पर लग रहा है, क्या वो प्रेशर एक्सर्ट करता है? क्या करता है? हाँ सर। प्रेशर बिल्कुल एक्सर्ट सेम केस करता है। मॉलिक्यूल में भी है। जब मॉलिक्यूल दीवार से टकराएगा कंटेनर की, तो क्या प्रेशर एक्सर्ट करेगा कि नहीं? करेगा। करेगा हाँ, सर। तो लिखिएगा एक लाइन, ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन, ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन a gas exert pressure, a gas exert a gas exert प्रेशर। pressure। किस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगी? कंटेनर की वॉल्स पर। किस पे एक्सर्ट करेगी? कंटेनर की वॉल पर। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? हाँ सर। Yes, sir. क्योंकि मॉलिक्यूल के मोमेंटम में अगर चेंज हुआ तो मॉलिक्यूल पर फोर्स लगा, और जिसने उस पर फोर्स लगाया वो दीवार थी, तो दीवार पर भी उतना ही फोर्स मॉलिक्यूल लगा देगा। और ये फोर्स अपॉन एरिया क्या बन जाएगा? ये फोर्स अपॉन प्रेशर। एरिया क्या बन? प्रेशर। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल के कोलिजन के कारण क्या प्रेशर एक्सर्ट होता है कंटेनर की वॉल्स पर? यस। होता है कि हाँ नहीं? सर। अरे होता है भाई, सर। वैसे भी समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। चलिए, तुम्हें आ गया स्पर्श समझ में? समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. एक बात और ध्यान रखो, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जब ही एग्जिस्ट करती है जब दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स हो। तुम्हारी और अर्थ के बीच में पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है? ये बताओ, दो चार्ज पार्टिकल लिए मैंने, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, मान लो, कुछ भी मान लो। इनमें कौन सा फोर्स होगा? कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्शन का होगा कि हाँ नहीं? सर। हाँ सर, इलेक्ट्रिक और फोर्स। इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो लेस देन जीरो होगी। लेस देन जीरो का मतलब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है? क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी लेस देन 0। क्योंकि नेगेटिव है इसलिए। ठीक है, हाँ कैसा है ये? कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव है सर। क्योंकि इन दोनों के बीच में फोर्स है। अगर मैं कहूं कि एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है, तो कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सन का। हाँ सर। तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन जीरो होगी। सही है ना? हाँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। यानी ये खुद ही भाग जाएंगे इन्फिनिटी में। और मैं कहूं आपसे कि एक चार्ज क्यू है और दूसरा चार्ज क्यू है, लेकिन इनके बीच का गैप जो है वो इन्फिनिटी है। क्या है बीच का गैप? बीच इंफिनिटी। का गैप कितना है? इन्फिनिटी। यानी कोई फोर्स नहीं लग रहा है इनके ऊपर। अगर दो चार्ज को इन्फिनिटी डिस्टेंस पर रख दें तो क्या आपस में फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा अरे सर। बोलो, तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर। पढ़ा है सर। But I, sir. R बराबर इन्फिनिटी रखोगे तो क्या फोर्स जीरो आ जाएगा? हाँ सर। डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी कितना आएगा फोर्स? कितना आएगा फोर्स? अरे 0। जब इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो फोर्स कितना आएगा? जीरो आएगा ना। तो जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? पोटेंशियल 0। एनर्जी कितनी आएगी? जीरो। तो ध्यान रखना, अगर मॉलिक्यूल, अगर मैंने गैस मॉलिक्यूल लिए हैं तो गैस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन फोर्स नहीं होता है। यानी फोर्स कितना होता है? फोर्स कितना होता है उनका? 0 होता है। जीरो। उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0 होती है।
मैंने पहले ही बता दिया कि गैस मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। आ रही बात समझे? सबसे पहले स्टार्टिंग में यही बताया था कि नहीं बताया था? बताया था सर। तो अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी या तो 0 से कम है या 0 से बड़ी है। लेकिन अगर कोई फोर्स नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इक्वल टू 0। ठीक है। और गैस मॉलिक्यूल के बीच में क्या फोर्स होता है? हाँ अरे सर। नहीं होता है, तभी तो नहीं होता रैंडमली। सर, 0 है। सबसे पहले तभी तो मैंने बताया, तुमने कमरे में अगर गैस स्प्रे छिड़का तो पूरे कमरे में फैल गया, नहीं फैल गया? फैलता है सर। तो उनके बीच में फोर्स नहीं है ना मॉलिक्यूल के बीच में। अगर हाँ। फोर्स होता तो काय को फैलता? वो बंधे रहते आपस में। हाँ सर। नहीं आया समझ में? आ गया सर। तो लिखिएगा लाइन, ड्यूरिंग रैंडम मोशन। रैंडम का मतलब ब्राउनियन, बताया ना? हाँ सर। ड्यूरिंग रैंडम मोशन गैस मॉलिक्यूल डू नॉट इंटरेक्ट ईच अदर। यानी डू नॉट इंटरेक्ट ईच अदर का मतलब फोर्स कितना होता है दोनों के बीच में? 0। 0। तो ब्रैकेट में लिखिएगा, सो पोटेंशियल एनर्जी इज 0। बात समझे? सो पोटेंशियल एनर्जी इज 0। 0। अब सुनो, तो कोई सी एनर्जी नहीं होती क्या? ये सोचे। देखिए मान लीजिए कंटेनर है, इस कंटेनर में ये मॉलिक्यूल बार बार टकरा के ऐसा 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 ऐसा, ये कौन सा मूवमेंट है? जिगजैग। कैसा मूवमेंट है ये? जिगजैग। जिगजैग। इसको कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। क्या कहते हैं इसको? ब्राउनियन मूवमेंट। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर मास भी है कि नहीं हाँ है? सर, है ना? और इसके अंदर स्पीड भी है। तो हाँ एक सर। मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है 12 mv² कि नहीं है? है सर। Yes. और कितने मॉलिक्यूल है? मान लो n मॉलिक्यूल है इसके अंदर। कितने मॉलिक्यूल है? एन। And n मॉलिक्यूल। तो हर सारे मॉलिक्यूल की आप एनर्जी यही मानेंगे, तो 12 mv² इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी गैस की। क्या होगी ये? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल गैस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। आया कि नहीं? और यही टोटल एनर्जी भी होगी गैस की, क्योंकि पोटेंशियल तो है ही नहीं समझे? जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है गैस की, वही टोटल एनर्जी ऑफ गैस भी होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो होती ही नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी को हम यू कहते हैं। यू कितना है? 0 है। और ई टोटल बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब यू कितना है? 0। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ही टोटल एनर्जी ऑफ गैस होगी ना? हाँ सर। आ गया समझ में? नहीं आया? आ गया गया सर। तो लिख लीजिएगा लाइन, ये बना लिया, सब लिख लिया ये। हाँ हाँ सर। सर। तो लिखिए टोटल एनर्जी ऑफ गैस इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। लिख लिया? हाँ सर। लिख लिया ना? तो टोटल हाँ एनर्जी सर। गैस की क्या वो एनर्जी होती है जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल में? हाँ सर। 14 पॉइंट लिखो। अच्छा, जब मॉलिक्यूल टकराते हैं, ध्यान से सुनो। जैसे मैंने कहा, एक बॉल को जमीन पर पटका और जमीन से उछली, तो टकराने का समय छोटा होता है या बड़ा होता है? छोटा होता है सर। बहुत छोटा होता है। अरे दीवार पे तुमने बॉल मारी, बॉल बाउंस हो गई, तो दीवार के साथ कांटेक्ट में ज्यादा समय के लिए रहती है या कम समय के लिए? कम समय के लिए सर। तो वो टाइम नेग्लिजिबल मान सकते हो आप? वो टाइम हाँ क्या मान सर। सकते हो? नेग्लिजिबल। इसी तरह जब मॉलिक्यूल टकराते हैं तो ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन बहुत स्मॉल होता है, नेग्लिजिबल। समझ में आ रहा है? तो लाइन लिखिएगा, व्हेन मॉलिक्यूल कोलाइड द टाइम ऑफ कोलिजन, चाहे ब्रैकेट में कांटेक्ट लिख देना, द टाइम ऑफ कोलिजन, टाइम ऑफ कोलिजन, और ब्रैकेट में क्या लिखा? कांटेक्ट। यानी कोलिजन का मतलब जब तक वो कांटेक्ट में रहे। कोलिजन
is negligible negligible in compared to time between two successive collision. देखना ध्यान से, two successive collision क्या कहना चाह रहा हूं. अब तुमने कहा भाई ये मॉलिक्यूल कैसे मोशन में होता है, जिगजैग होता है कि नहीं. हाँ सर. अच्छा ध्यान से देखना जरा. ये यहां पर किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराया, ठीक है. हेलो हाँ सर. ये डेल्टा टी ऑफ कोलिजन टाइम है, यानी कोलिजन में जो समय लगा है वो ये. फिर ये चला यहां टकराया कि नहीं. टकराया हाँ सर. सर. ये वाला जो समय है ये डेल्टा टी मोशन का समय है ना मॉलिक्यूल पे. हाँ सर. हेलो, ये मोशन का मतलब है कि इस ड्यूरेशन में तो कहीं नहीं टकराया ना. अरे नहीं सर. टकराया था ए पे और टकराने का समय ये था, और वो जब वो बी पर दूसरा कोलिजन हुआ, ये सक्सेसिव कोलिजन हुए ना, एक कोलिजन उसके बाद दूसरा कोलिजन. हाँ हाँ सर. सर. तो यहां से यहां तक पहुंचने में जो समय लगा है वो डेल्टा टी मोशन का समय है, फ्री मोशन का. हाँ सर. तो उसने ये बोला है कि जो फ्री मोशन का समय है दैट इज मच ग्रेटर देन डेल्टा टी इन कोलिजन, यानी कोलिजन में जो समय लगता है वो नेग्लिजिबल. नहीं समझे, नहीं आया समझ में. हेलो, आया कि नहीं आया. नहीं सर, लास्ट वाला नहीं आया. वो सक्सेसिव कोलिजन हुए तो यहाँ पर कोलिजन जो हुआ उसमें जो समय लगा सिर्फ कोलिजन, वो डेल्टा टी कोलिजन. हाँ सर. हाँ सर. और कोलिजन करने के बाद ये भागा और अगला कोलिजन बी पर हुआ है. हाँ सर. ए और बी के बीच में तो कोई कोलिजन नहीं हुआ ना. नहीं सर. नहीं तो सर. ये जो टाइम लगा ए से बी तक जाने में वो डेल्टा टी मोशन मान लिया मैंने. तो ये जो मोशन का टाइम है, जो फ्री मोशन का टाइम है दैट इज मच ग्रेटर देन द टाइम टेकन इन कोलिजन, यानी कोलिजन में जो समय लगता है और अगला कोलिजन जब होता है उसके बीच का जो गैप है. नहीं समझे. देखो कोलिजन में मान लो 0.05 सेकंड टाइम लगा. कितना लगा. 0.05 सेकेंड. और जब वो यहां से यहां तक गया तो टाइम लगा 500 सेकंड. कितना लगा. 500 सेकेंड्स. तो इसका मतलब ये 500 सेकंड है, ये 0.05 सेकंड है, तो ये क्या 50,000 गुना ज्यादा बड़ा टाइम है इससे. 0.05 का 50,000 गुना ज्यादा बड़ा. तो इसका मतलब मोशन का जो टाइम होता है टू सक्सेसिव कोलिजन में जो टाइम लगता है और एक कोलिजन में जो समय लगता है, कौन सा समय बड़ा होता है. टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में लगने वाला समय इज ग्रेटर देन द टाइम टेकन बिटवीन अ कोलिजन. नहीं आया. आ गया सर. आ गया समझ में अच्छी तरह, सबको आया. हाँ सर. टू सक्सेसिव कोलिजन में जो समय लगा उसको टाइम ऑफ मोशन कहें, और कोलिजन में जो समय लगा उसको डेल्टा टी कोलिजन कहें. तो कौन सा समय ज्यादा है. ये ज्यादा है ना. हाँ सर. हाँ सर, मोशन वाला. ज्यादा है ना. दिस टाइम इज मच ग्रेटर देन द टाइम टेकन इन अ कोलिजन. क्लियर हुआ. हाँ सर. हाँ सर. दूसरी मीटिंग तुरंत स्टार्ट होगी है ना. हाँ सर. देखो और ये वाला जो समय है डेल्टा टी मोशन का, इसको लिख देना आप, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है. क्या कहलाता है ये. रिलैक्सेशन टाइम. हाँ, रिलैक्सेशन टाइम वो समय है जो टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच का समय है, इसमें कहीं नहीं टकराया है. रिलैक्सेशन टाइम आया समझ में. हाँ सर. टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच में जो समय लगता है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं. तो रिलैक्सेशन टाइम